स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। और इसमें हम इससे पहले के वीडियो में प्रकार्यवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके थे कि प्रकार्य क्या है, किसे कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक आयाम, और यह सिद्धांत दिया गया है टॉलकट पार्सन्स के द्वारा। पार्सन्स का प्रकार्यवाद एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार्यवादी सिद्धांत है। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ अमेरिकी समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन्स का नाम बहुत ही विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। दुर्खिम की तरह पार्सन्स भी अपना विश्लेषण इस प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है। वैसे हम समाजशास्त्र में पढ़ते आए हैं कि समाज में व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि सामाजिक व्यवस्था बनी किस प्रकार से रहती है। तो इसके संबंध में टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक जीवन का लक्षण पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहयोग है, न कि पारस्परिक शत्रुता और विनाश। जहाँ दुर्खिम नैतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक नियमों पर अधिक बल देते हैं, पार्सन्स दुर्खिम के विचारों से हमें बहुत ज़्यादा सहमत लगते हैं। पार्सन्स के अनुसार हॉब्स का विश्लेषण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक उचित स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि पार्सन्स दुर्खिम के प्रकार्यवादी विचारों से सहमत थे, लेकिन वे हॉब्स के प्रकार्यवादी विश्लेषण से सहमत नहीं थे या विचारों से सहमत नहीं थे। पार्सन्स का विश्वास था कि केवल सामान्य मूल्यों के प्रति वचनबद्धता समाज में व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती है। पार्सन्स के प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को कुछ अलग अलग रूपों में उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने कुछ अवधारणाएं प्रतिपादित की है जिसके माध्यम से हम पार्सन्स के प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं। जैसे एक अवधारणा है व्यापारिक सौदे की। पार्सन्स ने व्यापारिक सौदे के उदाहरण के द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट किया, और पार्सन्स का कहना था कि व्यापारिक अनुबंध कुछ नियामक या आदर्शात्मक नियमों की व्यवस्था के आधार पर होता है। जो भी व्यापारिक सौदे होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ आदर्शात्मक नियम होते हैं, और उन नियमों की व्यवस्था के आधार पर ही व्यापारिक सौदे होते हैं। पार्सन्स के अनुसार नैतिक वचनबद्धता दोनों पक्षों को उन नियमों को मानने के लिए बाध्य करती है। जो दो पक्ष आपस में व्यापारिक सौदे करते हैं उनके अंदर कुछ नैतिक वचनबद्धता होती है, मतलब कि वे कुछ ईमानदारी रखते हैं या वे अपने जो भी उन्होंने डिसीज़न लिए हैं व्यापारिक सौदे के तहत उनका वो पालन करना चाहते हैं। तो उनके अंदर एक नैतिकता वचनबद्धता होती है, और उन नियमों के आधार पर ही इसीलिए वे अपने व्यापारिक सौदे से संबंधित नियमों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। पार्सन्स ने मूल्य मतिक्य पर भी अधिक बल दिया, और उनके अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य किसी सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना है। जब मूल्यों का संस्थाकरण हो जाता है और उनके अनुकूल व्यवहार संरक्षित हो जाता है तो इसका परिणाम स्थायी व्यवस्था होती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि सामाजिक संतुलन दो प्रकार से बनाए रखा जा सकता है, एक समाजीकरण के द्वारा और एक सामाजिक नियंत्रण के द्वारा। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि समाजीकरण क्या है, जिसके माध्यम से पार्सन समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में जन्म लेने वाले एक बालक के बचपन से ही उसे समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब किसी बालक का जन्म होता है और वे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य, जिसमें सबसे पहले माता, उसे
समाज में व्यवहार करने के तौर तरीके सिखाती है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा गया है और बालक की प्रथम शिक्षक माता को माना गया है। तो जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उसे व्यवहार करना सिखाते हैं, उसे उचित और अनुचित का भेद बताते हैं और उसका समाजीकरण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अपने विद्यालय, अपने मित्रों, अपने पड़ोस के समाज के सदस्यों और साथ ही महाविद्यालय आदि के माध्यम से अपना समाजीकरण करता है और समाज के अनुरूप व्यवहार करना, आचरण करना, सामाजिक मूल्यों, मापदंडों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके समाज के व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित व्यवहार करता है। इसके अलावा उन्होंने माना है कि सामाजिक नियंत्रण का भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसमें प्रयास किया जाता है कि समाज के अधिकांश सदस्य समाज के नियमों, मूल्यों, मानदंडों के अनुरूप ही व्यवहार करे, उसके विपरीत व्यवहार न करे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति समाज के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करेगा तो इससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो समाज के सदस्यों के द्वारा अपेक्षित नहीं होंगी। तो इसीलिए सामाजिक नियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण साधन भी बनाए गए हैं, जैसे कि औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। पार्सन्स ने समाज को एक व्यवस्था माना है जो सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक पहलुओं का बड़ा सटीक विश्लेषण किया है। सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत कर्ताओं की बहुलता है और उनकी क्रियाएं एवं अंतःक्रियाएं अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के लिए अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाइयाँ कर्ता, उनकी प्रक्रियाएं, स्थिति, भूमिका एवं समूह हैं। तो पार्सन्स ने अपने प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इकाइयों जैसे कि व्यक्तियों की प्रक्रियाएं, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी भूमिका, उनके समूह के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उसे माना है। पार्सन्स ने अपने सिद्धांत में कुछ प्रकार्यात्मक समस्याएं भी बताई हैं। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को अपनी संरचना में स्थायित्व बनाए रखने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कुछ 4 प्रकार की प्रकार्यात्मक समस्याओं का समाधान करना होता है या उन समस्याओं को सुलझाना होता है। एक समस्या उन्होंने बताई है अनुकूलन की समस्या। अनुकूलन कोई भी व्यवस्था शून्य में स्थित नहीं होती बल्कि किसी पर्यावरण में स्थित एवं कार्यरत होती है। इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण और दूसरा उन्होंने बताया है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। दूसरी समस्या बताया उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की समस्या। सामाजिक व्यवस्था की दूसरी प्रमुख प्रकार्यात्मक आवश्यकता सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं या लक्ष्य की पूर्ति से संबंधित है। तीसरा उन्होंने एकीकरण व्यवस्था में एकीकरण और समन्वय जरूरी माना है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण होना, एकता होना, समन्वय और सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। इस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण परस्पर संबंधित एवं अंतःक्रियारत इकाइयों द्वारा होता है। सामाजिक व्यवस्था एकीकरण की समस्या का समाधान अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियमों के विकास के द्वारा करती है, जिनमें विभिन्न अंगों, उपसमूहों एवं उपसंरचनाओं में तालमेल एवं समाकलन के द्वारा व्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है। प्रतिमानात्मक स्थायित्व और तनाव नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था की चौथी आवश्यकता है। व्यवस्था के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों या उसके प्रतिमानों को बनाए रखने और समय समय पर इनमें जो तनाव उत्पन्न होता है इसे कम करने से संबंधित है। भूमिकाओं एवं संबंधों के संस्थाकरण के द्वारा भी विभिन्न अंगों में प्रकार्यात्मक एकता बनाए रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने अपने प्रकार्यात्मक
सिद्धांत में कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं और समस्याएं बताई हैं, जैसे कि अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और स्थायित्व और तनाव नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था की इन चारों प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं में संघर्ष होता है और मानव की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति और वस्तुओं की न्यूनतम मानव की सीमित एवं विरोधी इच्छाओं और लक्ष्य उन्मेषित तथा अनुकूलनात्मक मानव प्रकृति के कारण होता है। प्रत्येक व्यवस्था के लिए इस संघर्ष को नियमित करना अनिवार्य है। किंतु पार्सन्स के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की अनेक आधारों पर कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। समाज को व्यवस्था मानकर या किसी इकाई को व्यवस्था मानकर उसके प्रकार्यात्मक पक्षों की विवेचना करने में कुछ आपत्तियां विद्वानों ने उठाई है। जैसे कि प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि समाज की उत्पत्ति कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के कारण हुई है। इसका दूसरे विद्वानों ने विरोध और खंडन किया है। प्रकार्य शब्द के प्रति भी आपत्ति उठाई है कुछ विद्वानों ने, और साथ ही समाज के उपकल्पनाओं की कल्पना एवं उनके आदान प्रदान वाली अंतःक्रिया की कल्पना तो सरल है, लेकिन आनुभविक रूप से उन अंतःक्रियाओं की ठोस माप करना बहुत कठिन है। एक आपत्ति इस संदर्भ में भी बताई गई है कि समाज का प्रकार्यात्मक विश्लेषण समाज में क्रमबद्धता और स्थायित्व को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने में इतना सशक्त नहीं है। तो इस प्रकार से पार्सन्स के प्रकार्यात्मक आयामों के सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। पार्सन्स के प्रकार्यवाद के सिद्धांत की यद्यपि आलोचनाएं तो की गई है, लेकिन फिर भी इनका एक समाजशास्त्रीय महत्व रहा है, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही उचित माना गया है। समाज को एक व्यवस्था के रूप में मानना और इसके प्रकार्यवादी पक्षों का विश्लेषण करना समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न उपागमों में से एक महत्वपूर्ण उपागम कहा जा सकता है। इसे हम एकमात्र सर्वोत्तम या अंतिम तरीका तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के माध्यम से प्रकार्यवाद को समझा जा सकता है।